आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रति व्यक्ति आपने सरकार को कितना टैक्स कलेक्शन होता है आपके प्रति, और प्रति परिवार कितने रुपए टैक्स के रूप में दिया जाता है। और आपकी इनकम 1 लाख अगर थी 13-14 में, तो आज 65,000 क्यों हो गई है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। और आपके इस बजट में पंजाब को ज़्यादा आवंटित हो जाता और ज़्यादा उसको एमएसपी का फ़ायदा कैसे मिल जाता, उसके बारे में भी हम जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर कितना कर्ज है, और इस बजट को समझने के बाद आप अपने आप को समझा पाएंगे कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, या आप ये ढूंढ पाएंगे कि आपका पैसा कहाँ पर खर्च किया जा रहा है। तो 3,881 रुपये आपके ऊपर खर्च किए गए हैं इस बजट में एक व्यक्ति के ऊपर। अगर परिवार 4 सदस्यों का है तो इसमें 4 का गुणा के लिए लगभग 15,000 के लगभग आपको ये गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा मिलता है। बाकी पैसा आपका ये कहाँ जाता है, टोटल कितना खर्च होता है पर परिवार, तो 1,04,615 रुपये सरकार का बजट है प्रति परिवार। 4 सदस्यों का परिवार है तो, और ये इसमें से आपको 15,000 खर्च कर रही, तो बाकी ये 90,000 कहाँ जाते हैं, लगभग 90,000 रुपये। तो ये कहाँ जाते हैं, इसको आप ढूंढने की कोशिश कीजिए, अपने सांसद विधायकों से पूछने की कोशिश कीजिए कि 90,000 कहाँ खर्च हो जाते हैं, हमको क्या समझ रखा है। तो इस बात का उनसे सवाल कीजिए कि हमारी वैल्यू क्या है इस बजट में, हमारा जो पैसा जाता है तो वो जाता कहाँ है और क्यों जाता है इतना। तो पूछने का एक ओहदा रखिए, आप बीजेपी हो कांग्रेस हो, अपने जो है उनसे सवाल ज़रूर पूछिए, या उन नेताओं को आभास हो कि जनता जागरूक होने लगी है। नमस्कार साथियों, मैं हूं मोहन परियार, मेरे साथ देख रहे हैं मोहन परियार चैनल। और आज मैं बजट के बारे में बात कर रहा हूं। तो बजट मुझे भी नहीं समझ में आता था, तो मैंने अपने हिसाब से समझने के लिए जो चीज़ें बनाई हैं तो मैं आपको भी शेयर कर देता हूं। तो इसमें कुछ गलतियां हो सकती है, कुछ आंकड़े हो सकते हैं, क्योंकि मैं गणितज्ञ नहीं हूँ, मैं बायोलॉजिस्ट रहा हूँ और एग्रीकल्चरिस्ट रहा हूँ। तो मैं इसमें हो सकते हैं डाटा गलत हो, जो गणितज्ञ हों कमेंट्स में लिखें, और इस पर कोई विवाद हो इस बजट पर तो वो अपने हिसाब से वहाँ पर तर्क दें, या वीडियो बना के आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं ताकि आपका समय बच सके हैं। तो ऐसा बजट जिसमें कि बिजनेसमैन के लिए भी कुछ दिया गया है, नए आइडियाज़ के लिए भी बहुत कुछ है, और किसान मजदूरों के लिए भी। पर मैं इन सब की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ यहाँ बात करूँगा किसानों की, कि किसानों के लिए क्या है इस बजट में। तो इस बजट में जो किसानों के लिए है उसी चीज़ पे चर्चा हम करेंगे, ज़्यादा दूसरी चीज़ों पे चर्चा नहीं करेंगे। तो ये टोटल प्रति व्यक्ति अगर हम देखें कि सरकार कितना खर्च करने जा रही है, तो 34 लाख करोड़ का ये बजट बनाया है सरकार ने। और इसमें 34 लाख करोड़ में अगर डिवाइडेशन हम कर दें तो प्रति व्यक्ति 26,153 रुपये खर्च करने वाली है। और ये अगर प्रति व्यक्ति हम प्रति परिवार माने तो ये 1,04,615 रुपये होते हैं। ये परमिशन आपने अपने सांसदों को दे रखी है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसे कर सकते हैं, और इस पर कर्ज भी उठाया जाता है, तो कर्ज इसलिए उठा लेते हैं क्योंकि आपका वोट दे रखा है सांसदों को। ये इस देश की ज़मीन जायदाद जितना भी है, प्रॉपर्टी है या संपत्ति है, और जितना भी स्ट्रक्चर खड़ा है उसके बेस पे लोन उठा सकती है। जैसे देशों को में नागरिकों को देने के लिए बैंक होती है, पर्सनल लोन या प्रॉपर्टी लोन, जिस तरह के बैंक वो देते हैं, उसी तरह के इंटरनेशनल लेवल पर भी इस तरह का बैंक सभी देशों ने मिलकर बनाया है। और जिन देशों के पास ज़्यादा पैसा हो तो पैसा उसमें रखते हैं, और उन देशों का पैसा उन कंट्री को दिया जाता है जो कर्ज लेना चाहती है, ताकि उनको गुलाम या उनको ख़रीद सकें, या जब उनका ज़्यादा पैसा हो जाए तो उनका अधिकार उस पर हो, या वो अपनी सुरक्षित जो भी वहाँ काम करवाना चाहते हैं वो करवा सकें। तो वहाँ इंटरनेशनल फंड आता है। तो इस प्रकार देशों को कर्ज देने वाला एक बैंक है जो अलग अलग कंट्रीज को, जो 206 देश के लगभग हैं, ज़्यादा हो तो मालूम नहीं, तो उनको सबको कर्ज देता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि अगर कितना कर्ज उठाया है अभी तक अपने भारत ने, तो मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि 40 लाख करोड़ रुपए उठाया है। तो 40 लाख करोड़ कितना होता है, तो इसका 1,23,074 रुपये प्रति परिवार आता है। मतलब एक परिवार पे इतना कर्ज है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप इसको तय कर लीजिए कि आप पे इतना कर्ज है। ये जब हो जाएगा इससे 5 गुना या 6 गुना, तब देश की पूरे दूसरा देश उस पर हावी हो जाएगा। भारत को
में जो काम वो करवाना चाहता है, जो यहाँ का लाभांश लेना चाहता है, वो उसके पास जाने लग जाएगा, क्योंकि 200 लाख करोड़ की हमारी इकोनॉमी है। तो अभी 40 लाख की ये भी बाकी है, 160 लाख करोड़ का जो उठाना, तब जाके ये देश में समस्याएं क्रिएट होगी। तो इसमें ब्याज के रूप में भी इस बजट में जाएगा, और इस बजट में क्या है वो आगे हम और देखते हैं। वित्त मंत्री ने बहुत अच्छी बात कही कि 2013-14 और इस चालू वर्षों में पिछले साल क्या रहा वो भी गिना दिए हैं आंकड़े। तो गेहूं के लिए खर्च किया था 13-14 में 33,874, और अभी कर रही है 75,060 करोड़ रुपए। और गेहूं उत्पादन करने वाले जो लाभान्वित किसान थे वो कितने थे? तो 2013-14 में 35,57,000 किसान थे, जबकि अभी जो लाभान्वित किसान है 43,36,000 किसान है। तो धान के लिए इसी प्रकार जो धान के लिए खर्च किया था 13-14 में सरकार ने, वो 63,928 करोड़ था, और अभी 1,72,752 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। और अगर दालों के लिए देखें तो दालों के लिए 236 करोड़ उस समय खर्च होता था 2013-14 में, और आज 2021 में 10,530 करोड़ खर्च करेगी। कपास के किसानों को मिलने वाली जो राशि थी 90 करोड़ थी, और अभी 25,974 करोड़ कर रहे हैं। और ये किसान सम्मान निधि जो थी 76,000 करोड़ थी, उसको कम कर दिया गया है, और ये 65,000 करोड़ कर दी, इसमें 10,000 करोड़ कम कर दिए हैं। वित्तीय वर्ष 2022 में कृषि ऋणों को बढ़ाकर लगभग 16.5 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया जाएगा, ताकि किसान सर्वाइव कर पाएँ, क्योंकि तब तक यहाँ से पैसा बहुत निकल जाएगा। जो पॉलिसियाँ हैं सरकार को लग रहा है, तो सरकारों गांव में खेती होती रहे, बंद हो जाए, और किसानों को पैसा न ख़त्म हो जाए और इंपोर्ट करना पड़े, क्योंकि इंपोर्ट करने की स्थिति में सरकार नहीं है। और बजट में स्पष्ट कह दिया कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे, जो बाहर से सामान है उन पर टैक्स ज़्यादा बढ़ा देंगे, ताकि वहाँ से सामान कम से कम यहाँ के नागरिक खरीदें। तो क्योंकि ख़रीदने की परचेसिंग तो है ही नहीं हमारी भारत की, तो बस वहाँ टैक्स लगा के उनको जितना ज़्यादा महंगा करेंगे तो बाहर की चीज़ कम से आएगी, तो भारत की जनता पर बोझ कम पड़ेगा। क्योंकि इंटरनेशनल लेन देन अलग तरीके से होता है, जैसे देश में होता है वो तरीका अलग है, और वहाँ का तरीका अलग है, क्यों वो फिर करेंसी डाउन जाती है। जैसे कि अब डॉलर में, उसको समझने के लिए आपको वो दूसरी चीज़ें भी समझना पड़ेगी। तो और ये जो 16.5 लाख करोड़ अगर दे रही है सरकार, तो इसका उद्देश्य रहेगा पशुपालन, डेयरी पालन, मत्स्य पालन, और मत्स्य पालन के क्षेत्र में अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध करवाएं। कृषि के क्षेत्र में कितना देती है वो डिपेंड करेगा उस समय बनी हुई पॉलिसियों में। मैक्सिमम तो प्रोजेक्टेड धंधों पर ज़्यादा करेगी। ग्रामीण उद्योग जो स्ट्रक्चर बनाना है मकान और ये जो है, इसके लिए 40,000 करोड़ किया है। नाबार्ड के अंदर माइक्रो इरिगेशन सिस्टम जो ड्रिप सिस्टम है, उसके अंतर्गत 5,000 करोड़ डाले हैं। इसमें ये करने वाले हैं, हो सकता है कि जो कानून आए हैं इसके थ्रू ये करने वाले हैं कि जो आलू प्याज और इनके भाव बढ़ जाते थे, टमाटर के भाव बढ़ जाते थे किलो की, और ये 22 क्रापें इसमें से ले रहे हैं, भिंडी, और इनके भाव बढ़ जाते थे, तो उन क्रापों को हो सकता है इसमें 22 क्रापों को ले लें और एमएसपी जैसी हालत कर दें कि इनके प्राइस एक तरह का फिक्सेशन में आ जाए, जिसमें कि उपभोक्ता को नुकसान न हो और किसान को घाटा हो जाए। तो अब ये सिचुएशन आगे क्रिएट होगी कि इसके भाव भी हो सकता है, अगर ये 5,000 करोड़ डाल के और कुछ करने की मंशा है इसके, क्योंकि ये 5,000 करोड़ से नहीं होगा, जो ये कानून लाए इसके थ्रू करेंगे। जब प्राइवेटाइजेशन होगा, उनके हाथ में चले जाएगा, जब प्राइस को कंट्रोल करने लग जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उनके थ्रू, तो इनके प्राइस को नीचे दबाया जाएगा, ताकि उपभोक्ता वहाँ चिल्लाए नहीं टीवी पे कि महंगाई बढ़ गई, मेरे घर का बजट बिगड़ गया, मैं तो प्याज ही नहीं खा पा रहा, कोई गाले में लेके चलेगा, तो वो टीवी में ना आए और न्यूज़ चैनल वाले उसका भंडाफोड़ ना करें। और किसानों के मतलब उसकी जैसे होता ना, भाव कम हो जाता तो कोई टीवी वाला नहीं चलाता, तो उस तरह की प्रोपोगंडा से सरकार बचने की, और क्योंकि टीवी में देख के लोगों का दिमाग खराब होता है, इसलिए सत्ता परिवर्तन होता है। एक प्याज परिवर्तन करवा देता है सत्ता, बाकी सत्ता बेशक भ्रष्ट हो। तो इन चीज़ों से बचने के लिए इसको ऑपरेशन ग्रीन दायरा नाम दिया गया, और इसमें 22 क्रापें इंक्लूड की जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि आगे कुछ
होने वाला है। किसानों को 1.5 MSP दे दिया गया है, ये 1.5 गुना आपको दे दिया गया है, और 2 गुना डबल गुना आय करना है तो आय तो घट गई है। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, पूरे डाटा उठाएंगे तो कैसे घटी मैं आगे दिखाता हूँ आपको। 1.5 गुना MSP हम दे रहे हैं, मतलब 1.5 गुना लागत तक दे दिया। जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी कि C2+50, तो वो लागू वहाँ तक पहुँच गए। और मोदी जी के अनुसार समझे तो आय किसानों की डबल करना थी, तो डबल 1.5 गुना हो गई, थोड़ी सी और होना है। तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि इनकम किसानों की घटी है, यहाँ डबल की बजाय तो उल्टी घटी है। रेशो में अब देखेंगे उस हिसाब से तो घटी हुई है। और ये 10वीं इन्होंने काम किया है कि ई नाम से तहत 1.6 करोड़ किसानों का पंजीकरण किया गया है, और इसमें 1.4 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है। और इसमें 1000 मंडियों को और जोड़ा जाएगा इनाम से, और मॉडर्न फिशरिंग को बढ़ावा देंगे। केरल में कोच्चि है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, पारादीप है और पेडू गार्ड है, तो इस जगह फिशरी पे देंगे। और सी बेस्ड पे भी जो सी बेस्ड वीड्स आते हैं उनका एक्सट्रैक्ट करके उन्हें दवाइयों और जो फर्टिलाइज़र उनमें यूज़ करते हैं तो उसको भी बढ़ावा देंगे। और जैसा हम देखें कि अगर देखें कि आपको मैंने बोला था कि इनकम आपकी घटी है, जैसे कोई 10 लाख कमा रहा है तो उसकी वैल्यू 6,50,000 के लगभग हो गई है, मतलब 35% घटा है। जो 2013 से उसका कंपेयर करेंगे, अगर किसान का नेट प्रॉफिट अगर 1 लाख रुपए था उस समय, तो वो 65,000 रुपये मान लीजिए, मतलब 35% का वो हुआ है, कमी हुई है। वो कैसे हुआ है आपका वैल्यू कम? क्योंकि सीड का रेट बढ़ गया है, आपका पेस्टिसाइड का रेट जिस गति से बढ़ा है, मशीनरी का जिस गति से बढ़ा है, पेट्रोल का जिस गति से बढ़ा है, डीजल का बढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी, किराना सामान, पीतल, सोना, चांदी, तो इनके रेट जिस गति से बढ़े हैं उस रेट गति से किसान की जो इनपुट है, आपका जो उपज निकलती है उसका रेट नहीं बढ़ पाया है। अगर इसको आपको डायग्नोसिस करना है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, सीड का रेट उस समय का क्या था, अभी का क्या है, फर्टिलाइज़र का क्या था, अभी क्या है, DAP, यूरिया और आपका जो भी यूज़ करते हैं आप, पोटास, और डीजल का रेट, ऑयल का रेट, ये तो बहुत हाई जाएंगे, डीजल है और इसके तो इनको तो भूल जाए। पर दूसरे जो कंपेयर आपके जीवन में जो सामान लगता है, ईंट, चूना, पत्थर जो भी लगता है आपको, सीमेंट हुआ, तो इनको कंपेयर करेंगे तो आपकी आय घट चुकी है। मतलब आपका डिपॉजिट करने का, सेव करने का जो था वो घट चुका है। और जो किसान सेव करने में आते ही नहीं, जैसे कि 56,000 बताते हैं कि औसत आय वार्षिक 56 है। अगर 56 से आप ऊपर हैं तो आपके 56 वालों के पास तो मोबाइल ही होंगे, मेरा वीडियो देख ही नहीं रहे हैं वो, तो आप देख रहे हैं। तो बाकी किसान कहाँ खड़े हैं उसको देखिए। आप तो वो बहुत मॉडर्न में होंगे तो आप इतना जी पा रहे हैं, वहीं के वहीं आप स्थिर हैं, आपके जीवन में जो जितना काम करना चाहिए साल का वो थोड़ा सा कर पा रहे हैं। तो जैसी दुनिया बढ़ रही है उसका जो कर्ज आ रहा है उससे थोड़ा सा आपको लगता है कि वो ग्रोथ है, वो ग्रोथ नहीं, वो कर्ज है, वो कर्ज भारत से जो लिया जा रहा है। तो पंजाब को मैंने बोला था कि वो 10 गुना ज़्यादा उस पे है, ज़्यादा उसको मिलता है। तो कैसे मिलता है तो उसको समझना चाहे तो टोटल पंजाब के फार्मर है 2 करोड़, यानी कि टोटल पहले तो ये समझ ले कि MSP जो बांटी जाती है वो 2,83,504 करोड़ रुपए बांटी जाती है। ये अगर औसत अब देखा जाए, औसत तो हम बाद में निकाल लेंगे। तो पहले देखिए कि 56,000 करोड़ उसमें से हम घटा देते हैं। पंजाब का जो है, पंजाब को 56,000 करोड़ को MSP का अकेले को जाता है, तो पूरे देश को 2,27,504 करोड़ आते हैं, जिसमें 80 करोड़ फार्मर आते हैं। तो इनको मिलता है 2,843 रुपये प्रति व्यक्ति, गाँव में पहुँचता है MSP के थ्रू। और अगर पंजाब में देखें तो 28,000 रुपये प्रति व्यक्ति, तो कहाँ 28,000 रुपये और कहाँ 2,883 रुपये। तो जो MSP का जो आंदोलन भी चल रहा है, तो तभी आंदोलन भी चल रहा है। तो आंदोलन इसीलिए वो ज़्यादा पंजाब में हुआ है कि वहाँ 28,000 एक व्यक्ति के थ्रू आता है, वहाँ फ़ायदा पहुँचता है सरकार के द्वारा। और हमारे यहाँ पहुँचता है 2,843 रुपये, तो बहुत कम होता है प्रति व्यक्ति, बताइए, जिसमें मजदूर भी आ जाएंगे, क्योंकि उसको डिवाइडेशन उसी हिसाब, क्योंकि गांव की इकोनॉमी उसी में आती है। क्योंकि अनाज वो मैं बाद में समझाऊंगा कैसे 2,883 वो MSP के थ्रू समझेंगे हम। और ये 11 पूरे परिवार को समझे तो 11,375 रुपये
आता है औसत, अगर इसको घटा दें। वैसे सरकार वहाँ से बोलती है कि 15,000 प्रति फार्मर फैमिली को हम सब्सिडाइज रूप में देते हैं। ये सब्सिडी नहीं है साहब, ये आप अनाज खरीदते हैं, अनाज के बदले अनाज पैसा दे रहे हैं। हमने वैल्यू एडेड दिया, उसमें कोई सब्सिडी नहीं है। सब्सिडी ये तो बहुत कम है, 5-10-20 हज़ार करोड़ रुपए की होगी, और 75,000 करोड़ रुपए, 65,000 करोड़ रुपए आप वो दे रहे हैं, तो वो सब्सिडाइज है, वो आपका सरप्लस है। बाकी तो ये मेहनत का दूसरा रूप है, जहाँ ये आपकी मजबूरी है। तो इसको अब टोटल कितना गाँव में पैसा आएगा एमएसपी के थ्रू देश से, तो टोटल 3,49,316 करोड़ आएगा। और ये टोटल फार्मर जो फैमिली है हमारी 14 करोड़ है, और प्रधानमंत्री सम्मान निधि में 8 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है। और लाभान्वित किसानों की संख्या हम देखें तो परिवारों की संख्या देखें तो 14 करोड़ फैमिलीज़ हमारे यहाँ गाँवों में रहती है, किसान। तो इसमें से 1.5 करोड़ ही होता है मैक्सिमम हम मान ले तो 2 करोड़ मान ले, तो भी 12 करोड़ किसान परिवार, यानी 48 से 50 करोड़ 60 करोड़ होंगे। ये 50-60 करोड़ किसान तो गायब ही हैं, उनका आता पता नहीं है। उनको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर उनको सरकार फ़ायदा दे रही है, और सरकार कहाँ है और देश कहाँ है। तो ये हमें सोचने की, बजट मैंने जब अध्ययन किया तो सोचने की ज़रूरत है कि सरकार किधर है, और ये 12 करोड़ किसान कहाँ है और किस हालत में, इनको ढूंढने की ज़रूरत है। इनके हाथ में ना तो मोबाइल होगा, इसमें से 11 करोड़ लोगों के हाथों में मोबाइल नहीं होगा, 10 से 11 करोड़, और होगा भी तो वो तो इस दुनिया से अज्ञान है, मुझसे अज्ञान है, बजट से अज्ञान है, इस बजट को समझने की क्षमताओं से अज्ञान है। और उन गाँव की हालत, उन किसानों की हालत बहुत जर्जर है। जो 56,000 रुपये बताते हैं, उन किसानों को ढूंढने की ज़रूरत है कि वो कहाँ है। आप जहाँ जिन किसानों में बैठे हैं और आपको लगे ऐसा तो भारत में है ही नहीं, तो आप ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। मैंने तो देखा है, ऐसे देखे हैं कि जहाँ मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब ऐसे खेत हैं, एक एरिया में गया था तो वहाँ करीबन जहाँ खेतों में जाना पड़ता है, तो जैसे हमारे यहाँ रास्ते होते हैं, तो वहाँ तो रास्ते भी नहीं, इतनी गरीबी है। किसी का 2 एकड़, किसी का 1 एकड़, किसी का 3 एकड़, तो वहाँ तो रास्तों के लिए ज़मीन भी नहीं छोड़ी। वो पहले के अपने सर पे वो जो खेत का सामान होते हैं, ये महाराष्ट्र में मैंने देखा है। उस एरिया का मैं नाम बोल रहा हूँ, औरंगाबाद उधर गया तो उसके बीच में पड़ा था एक एरिया। तो मैं बड़ा आश्चर्य हो गया उस गांव में देख के। मेरे को एक सेट पे जाना था एक्चुअल, वहाँ पे कुछ बना हुआ था, तो वहाँ जाना था। तो वहाँ जाने के लिए पूछा तो गोविल गाड़ी रख के वहाँ चले जाइए। तो ये सिचुएशन है, तो कि बड़ी हालत है। और इस जैसे मैंने अमेरिका का बताया था, अमेरिका और भारत को कंपेयर करते हैं कुछ लोग कि हम अमेरिका बन जाएंगे, भारत बन जाएंगे, तो वो बनने में आपको सैकड़ों साल लग जाएंगे, हज़ारों साल। मेरे हिसाब से जिस स्टेट पे हम काम कर रहे हैं तो संभव ही नहीं है। तो अमेरिका बनने के लिए क्या चाहिए कि पैसा पहले तो जेब में नहीं होना, घर में नहीं होना, यानी जो कागज़ का नोट है हमारे जेबों में ये बैंकों में जाए। और दूसरी चीज़ हो कि वो पैसा इतना फास्ट किसी को चाहिए तो इतना फास्ट मिले कि अगर अमेरिका अगर 10 घंटे में उस लोन को कर रहा है तो हम 10 मिनट में कर दें, या उसको 1 घंटे में कर दें। उससे 10 गुना हम अगर कहाँ स्पीड बढ़ाएँ तो वो स्पीड तो है ही नहीं। और दूसरी चीज़ है कि वहाँ पे किसान मुकाबला कर ले, तो किसान मुकाबला करना संभव ही नहीं है साहब। सैकड़ों के, हज़ारों के, लाखों सालों में मेरे को नहीं दिख रहा कि ये संभव है। या तो यहाँ से किसान मिट जाए तो हम अमेरिका से खेती का मुकाबला, खेती तो पूरे विश्व में घाटे। एक चीज़ और तीसरी बता दूं कि पूरे घाटे में है, पूरा विश्व में जो खेती का स्ट्रक्चर है वो घाटे में है। और जो बाकी टेक्नोलॉजी वही पैसा कमा रही है। दूसरे देशों में तो वहाँ पे सब्सिडाइज़ कर रहा है। अमेरिका में 42 लाख रुपए एक किसान को सब्सिडाइज के रूप में मिलता है। जैसे मैंने बजट बताया तो 12-13 जो है 15,000 पर परिवार आ रहा है, तो वहाँ पर करीबन एक किसान फैमिली को 42 लाख रुपए दिए जाते, $60,000। तो 42,000 से ज़्यादा होता, 45-46 लाख होता है। और हमारे यहाँ मिलता है $150, $200 के लगभग सब्सिडाइज है, 15 से 16,000। तो हम तो मुकाबला उसमें है ही नहीं। दूसरा है कि वहाँ की लैंड एरिया है औसत किसान का, मतलब किसान छोटा सा छोटा किसान औसत लिया है, छोटा तो नहीं बोल सकते पर औसत वहाँ का है 400 एकड़। 400 एकड़, हाँ
आपने सही सुना, 400 एकड़। मैं भी पहली बार जब सुना था तो ये बड़ा वो अटपटा सा लगा था, पर उसको जब मैंने पूरा देखा तो अध्ययन किया तो पता चला कि 400 एकड़ मिनिमम औसत वहाँ का फार्मर है। तो संभव ही नहीं है वहाँ के किसानों से हमारा मुकाबला होना। हाँ, पर अमेरिका बनना है तो उसके लिए पहले तो डिजिटल मनी लाना पड़ेगा, उसके बाद ये भ्रष्ट कर्मचारियों को सबको 5-50 को फांसी पे लटकाओ, जो करप्शन में लिप्त है, या इनको आजीवन कारावास दो, और पूरे देश से गंदगी साफ हो, और जिसको लाइसेंस चाहिए उसी डेट में उसी दिन मिलेगा उसको। जो भी चीज़ करना है उसको उसी दिन अवेलेबल करवाई जाए। मतलब कि सरकार की तरफ से जो सरकार करवाती है तो वो तो करवाती नहीं, वो तो डरा के करप्शन और पैसा दो तो वो करें, नहीं तो वो तो काम अटके पड़े हैं। तो इस गति से तो किसी देश का मुकाबला करना संभव नहीं है। और रही चीन की बात, तो चीन हमसे 17 ट्रिलियन की है, हमारी 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और 17 ट्रिलियन के लगभग की इकोनॉमी है शायद, मेरे को जहाँ तक याद है। तो वो हमसे 8 से 10 गुना पावरफुल है, और वो बनने के लिए वैसे हमें कर्मचारी और जो सरकारी तंत्र है उसको सुधारना पड़ेगा। जनता यहाँ कमज़ोर नहीं है, यहाँ का किसान कमज़ोर नहीं है, यहाँ का नौजवान कमज़ोर नहीं है। प्रॉब्लम है इस सिस्टम में, और सड़े हुए जो नेता हम बना रहे हैं बीजेपी कांग्रेस के तर्ज पे। हमें नेता वो बनाना पड़ेंगे, पहले तो उनको इस ज्ञान हो। पहले जितना मैंने इस वीडियो में बताया, हो सकता है कि 80% विधायक सांसद को ये ज्ञान न हो कि हमें देश को चलाना कैसे है, तो उनको ये सीखना पड़ेगा कि उनके पास टाइम नहीं है साहब। पैसे की अटैचियाँ लेने से टाइम नहीं है, इस देश को बर्बाद करने से टाइम नहीं है, अपना रुतबा बताने से टाइम नहीं है। अभी मोदी जी अब किसानों से बात नहीं कर रहे। कोई मेरे को बड़ा एक अच्छा लीडर, मतलब मोदी जी को मैं सबसे बेस्ट लीडर मानता था, पर वो किसानों से झुकने की, मतलब बात करने की, ये कौन से बड़प्पन हुआ भाई? लीडर ही नहीं हो तुम तो। लीडर तो वो होता है जो उनके बीच में जाके उनकी तकलीफ़ों को दूर करे, और वो डिसीजन वो नहीं लेता, उनको वो डिसीजन समझा देता है कि ये तुम्हारी भलाई के लिए। अभी तो किसी को पता ही नहीं कि ये बिलों से जो कानून आए इनसे फ़ायदा गया होगा, एक गांव बसा के उनको समझा दिया जाता। तो ये छोटी छोटी बातें थी, पर बोलने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बस आप इस चैनल को बहुत सपोर्ट किया आपने, और लाइक किया, शेयर किया, और आप सब्सक्राइब करते रहें और लाइक भी करते रहें, और इतने जो अभी तक आपने सपोर्ट किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि 2 साल से मैं गायब था, और मैं अभी कुछ वीडियो बनाऊँगा, 1 हफ्ते में 1 वीडियो तो मैं देने की कोशिश करूँगा। मैं ऐसा शेड्यूल अपने उसमें बनाऊँगा कि 1 वीडियो दे सकूँ। तो अभी तक जो आपने सपोर्ट किया, सहयोग किया, और जो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हकदार हैं, क्योंकि आपके कारण ही 1-1.5-2 साल से मैं गायब था, तो भी चैनल अभी ज़िंदा है। तो बस अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ आपके इसी सहयोग के साथ। तो जय हिंद साथियों, फिर मिलता हूँ।